मैंने आपको एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में जोड़ना सिखाया था। उससे रिलेटेड जितने भी कंजंक्शन होते हैं लगभग उनके सब के मैंने दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपको समझाए। अब उसी से रिलेटेड मैं कुछ और एग्जाम्पल मिक्स सेंटेंस रख रहा हूँ, उन पर जरा ध्यान दीजिए। वाक्य इंपॉर्टेंट है, नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके कंपटीशन तक। पहला सेंटेंस है रवि हैज फेल्ड इन द एनुअल एग्जाम, रीजन इज हिज केयरलेसनेस। देखिए ये वाक्य ऐसा है कि ये नाउन क्लास से भी बन सकता है और एडवर्ब क्लास से भी बन सकता है। पहले हम बता रहे हैं नाउन क्लास से कैसे बनेगा। नाउन क्लास में एक नियम मैंने बताया था, 5 वर्गों में बांटा था हमने। उसमें एक था कि कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, और ये वाक्य कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब से नाउन क्लास में बनेगा। कैसे? द रीजन ऑफ रवीज फेल्योर इन द एनुअल एग्जाम इज दैट he is careless। एक बार फिर से, the reason of Ravi's failure in the annual exam is that he is careless। लेकिन हम यहाँ एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वाक्य एडवर्ब क्लास में कैसे बनेगा? देखिए वाक्य दिया है कि रीजन इज इज केयरलेस, रीजन शो कर रहा है, कारण शो कर रहा है, तो रीजन में विकास का प्रयोग होता है, एज का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ विकास का प्रयोग कैसे होगा देखिएगा। वाक्य बन जाएगा रवि हैज फेल्ड इन द एनुअल एग्जाम। अब विकास लगा के विकास ही इज केयरलेस। ये सेंटेंस बन गया कि रवि हैज फेल्ड इन द एनुअल एग्जाम बिकॉज ही इज केयरलेस। रवि वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया है क्योंकि वो लापरवाह है, और नाउन क्लास में मैंने बता ही दिया। ठीक, अब इस अगला सेंटेंस है आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ, यानी मैंने अपनी तलवार निकाली, मैं अपने आप की सुरक्षा करना चाहता था। वाक्य में देखिए पॉसिबिलिटी या उद्देश्य, मैंने अपनी तलवार निकाली, उद्देश्य क्या था? अपने स्वयं की सुरक्षा करना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सो दैट का प्रयोग होता है, और सो दैट के साथ आगे वाले क्लॉज में मे अथवा माइट का प्रयोग होता है। सो दैट के पहले वाला कंडीशन अगर पास्ट टेंस में है तो आगे माइट, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आगे मे। तो देखिए इसमें आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। ये जब वाक्य बनाएंगे तो आई ड्रू माई स्वॉर्ड। अब यहां पर शो दैट कंजंक्शन यूज हो गया, यहां पर इसे विकास कंजंक्शन लगा। अब सो दैट के बाद आगे वाले क्लास में मे या माइट का प्रयोग, सो दैट आई माइट लग गया। आगे डिफेंड माई सेल्फ, डिफेंड माई सेल्फ। वाक्य बन गया मैंने अपनी तलवार निकाली ताकि मैं अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर यही वाक्य सिंपल में बनाना होगा तो इन्फिनिटिव से बनेगा कि आई ड्रू माई स्वॉर्ड टू डिफेंड माई सेल्फ। टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई ड्रू माई स्वॉर्ड टू डिफेंड माई सेल्फ। लेकिन कॉम्प्लेक्स में आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। बहुत अच्छा रूल है, यहां से लेके कंपटीशन तक सो दैट का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस है वॉक केयरफुली यू में फॉल डाउन, संभल कर चलो तुम गिर सकते हो। देखिए संभल कर चलो, आगे वाले वाक्य में मैं लगा है, और एक कंजंक्शन मैंने बताया था लेस्ट, और लेस्ट भी लगभग कहते हैं ना कहीं ऐसा ना हो। जब वाक्य तोड़ेंगे तो संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, हो सकता है ना गिरो, यहां भी पॉसिबिलिटी शो होती है, तो इसमें लेस्ट का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा वॉक केयरफुली
लेस्ट, और बताया था कि लेस्ट का प्रयोग करने के बाद आगे वाले क्लास में शुड का प्रयोग जरूर होगा। तो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यानी वाक्य बन गया कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेस्ट का भी प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान देना जब लेस्ट का प्रयोग होगा तो आगे उसके आगे वाले क्लास में शुड का प्रयोग होगा और नॉट का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए ना? देखिए अगला सेंटेंस है, डोंट बी केयरलेस, लापरवाही मत करो, यू विल फेल इन योर मिशन, तुम अपने लक्ष्य में फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे यदि लापरवाही करोगे। समझ गया ना? तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो कंडीशनल है, इफ का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस हो जाएगा इफ यू आर, यहां बी लगा हुआ है, आर आ गया, इफ यू आर केयरलेस। और कंडीशनल में, फ्यूचर कंडीशनल में पहला क्लास सिंपल प्रेजेंट में होता है, दूसरा क्लास सिंपल फ्यूचर में होता है, तो ये कंडीशनल क्लास सिंपल प्रेजेंट में हो गया, आगे वाला सीधे सीधे उतार देंगे सिंपल फ्यूचर में, कामा यू विल फेल इन योर मिशन, ये बन गया। यानी यदि तुम लापरवाही करोगे तो अपने लक्ष्य में असफल हो जाओगे। ये कंडीशनल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखिए अगला सेंटेंस है, ही इज ए लेजी बॉय, वो आलसी लड़का है। अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, कक्षा में दूसरे लड़के उतने आलसी नहीं है। कंपैरिजन, इसमें सो एज और देन तीनों कंजंक्शन यूज होंगे, एक पॉजिटिव डिग्री में बनेगा और एक कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा। तो पहले हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बना रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा। पहला बनेगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो लेजी एज, ये देखिए कंजंक्शन यूज होगा, सो लेजी एज यूज हो गया, यहाँ इफ का प्रयोग हुआ था, यहाँ लेस्ट का प्रयोग हुआ था। तो ये सो है कंपैरिजन में, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो लेजी एज, इधर आ गया बन गया सेंटेंस। यानी कक्षा में कोई भी दूसरा लड़का इतना आलसी नहीं है जितना कि वो है। सो एज ने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इसका जब पॉजिटिव डिग्री में डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे बनेगा, लेजियर, LAZIER, ये पॉजिटिव डिग्री, लेजियर, LAZIER, लेजियर, देन ये देखिए कंजंक्शन यूज हो गया, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स किस कंजंक्शन ने बनाया, देन में। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कक्षा में किसी भी दूसरे लड़के की अपेक्षा अधिक आलसी है, देन से वो कॉम्प्लेक्स बना दिया। देखिए अगला सेंटेंस है, द टीचर इंटर्ड द क्लास और द स्टूडेंट्स स्टूडेंट। देखिए ये वाक्य अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, सभी छात्र खड़े हो गए। आप देख रहे हैं वाक्य में कंटिन्यूटी है, इधर अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया और उधर तुरंत लड़के खड़े हो गए। तो इसमें एज सून एज, जस्ट एज और नो सूनर का कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। एक तो बना देंगे नो सूनर और नो सूनर का प्रयोग मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस तरह होता है। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जिस टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड आ जाएगा, तो नो सूनर डिड। अब सब्जेक्ट आएगा द टीचर, ठीक है, इंटर द क्लास। जब डिड लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास। और मैंने बताया था आपको क्या कि नो सूनर
का जो रिलेटेड कंजंक्शन होता है वो दैन होता है। जहां पर नो सूनर होगा वहां दैन जरूर लगेगा, तो यहां पर दैन, आगे सेम जोड़ देंगे, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड, क्लियर। यानी इसका मतलब हुआ ज्यों ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया त्यों ही सभी छात्र खड़े हो गए। अब इसी को जो एज सुन एज से बनाएंगे सीधा सीधा जुड़ जाएगा, एज सुन एज द टीचर entered the class, entered the class। और एज सुन एज का प्रयोग करेंगे, दूसरा कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा, इतना ध्यान देना, कामा लगेगा, तो आप सीधे कामा लगा दीजिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूडेंट, यानी ज्यों ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया त्यों ही सभी छात्र खड़े हो गए। अब देखिए जस्ट एज का प्रयोग, तो जस्ट एज का प्रयोग बिल्कुल जस्ट लाइक एज सुन एज, एज सुन एज की तरह होगा। एज सुन एज की तरह जगह जस्ट एज लगा दीजिए, बाकी सेम उतार दीजिए, वाक्य बन जाएगा जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया वैसे ही सभी छात्र खड़े हो गए। तो ये हो गया एज सुन एज, जस्ट एज और नो सुन एज। एक वाक्य देखिए और है, आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर जा रहा था, आई सा टू डॉग्स, मैंने दो कुत्ते देखे, दे वर फाइटिंग, वे लड़ रहे थे। देखिए यहां पर एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास दोनों यूज हो रहे हैं। कैसे? जब मैं सड़क पर जा रहा था, कामा, मैंने दो कुत्ते देखे जो कि लड़ रहे थे। तो यहां जो कि एडजेक्टिव क्लास बना रहा है। जब वाक्य बनाएंगे तो शुरू में तो एडवर्ब क्लास का कंजंक्शन हो जाएगा व्हेन आई वाज गोइंग ऑन द रोड। अब जब व्हेन लग जाएगा तो फिर बीच में कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं यूज होगा, मालूम है, मैंने बताया था, तो सीधे कामा लगा दीजिए, आयशा आयशा टू डॉग्स। अब देखिए टू डॉग्स के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लास में मैंने बताया था हु, हुज, हुम का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए, विच, दैट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ डॉग्स के लिए हु का प्रयोग कर देंगे, और नियम बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में जहां भी करेंगे उसके पहले उसका एंटेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हु का प्रयोग हमने किसके लिए किया? कुत्तों के लिए, और ये ठीक उसके पहले डॉग्स दिया हुआ है, हु वर फाइटिंग। यानी ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा हूँ डॉग्स के लिए, और व्हेन जो है एडवर्ब क्लास के कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर नो सूनर कंजंक्शन का काम कर रहा है, एज सून एज कंजंक्शन का काम कर रहा है। समझ गए? तो ये वाक्य बन गया, जब मैं सड़क पर जा रहा था मैंने देखे दो कुत्ते जो कि झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। क्लियर हो गया? तो इधर एडवर्ब क्लास, इधर एडजेक्टिव क्लास। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइजें आप लोग एक्सीलेंट के बुक से कर डालिए। जो कुछ सेंटेंस ना आवे, बाई चांस कोई ऐसा सेंटेंस आवे जिसमें दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछ सकते हैं, हम वो समझा देंगे तुम्हें। अब कल मतलब अगले टर्न पर, यानी कल जो है हम आपको 15 इडियम्स और देंगे। 15 पीछे दे चुके हैं, और वो 15 इडियम्स आपको एक सप्ताह में याद करना है। उसके बाद मंडे से कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाएंगे। ओके?